डीएलएड द्वितीय वर्ष के समस्त अभ्यर्थियों का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपके लिए जो तीसरा विषय पेपर होने वाला है वो है आपका आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा। तो आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा की तीसरी यूनिट है वैश्वीकरण और शिक्षा। इससे पहले 2 यूनिट इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है जो आपको इस प्लेलिस्ट में प्राप्त हो जाएगी। तो तीसरी यूनिट है वैश्वीकरण और शिक्षा, इसको करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या टॉपिक्स को ऐड किया गया है। तो वैश्वीकरण का आशय व प्रमुख विशेषताएं क्या है। पूंजी का प्रवाह, उत्पाद का प्रवाह, श्रमिकों का प्रवाह, ये वैश्वीकरण के अंदर कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख आधार हैं। फिर वैश्वीकरण का राष्ट्र राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो औद्योगिक नीतियों पर प्रभाव पड़ता है वैश्वीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। किसानों व असंगठित क्षेत्रों के कामगारों पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है। और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का शिक्षा एजुकेशन पर जो प्रभाव पड़ता है ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए। फिर इसमें कुछ आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, यानी वैश्वीकरण का प्रधान आधार क्या है। तो वैश्वीकरण का प्रधान आधार आपके आर्थिक प्रवाह है। और फिर है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ यानी 1990 के बाद में होता है जस्ट। फिर वैश्वीकरण आर्थिक आतंकवाद है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण आर्थिक आतंकवाद है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विष्णु ने यह कथन कहा है, वैश्वीकरण आर्थिक आतंकवाद है। फिर वैश्वीकरण शब्द बाजार क्षेत्र के तीव्र गति से विस्तार को प्रकट करता है जो विश्वव्यापी पहुंच रखता है, ये कथन एन वाथुल का है, एन वाथुल। वैश्वीकरण शब्द बाजार क्षेत्र के तीव्र गति से विस्तार को प्रकट करता है जो विश्वव्यापी पहुंच रखता है। एक बुक है वैश्वीकरण एवं इनकी निराशाएं, वैश्वीकरण एवं इनकी निराशाएं, जोसेफ स्टिग्लिट्ज की बुक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत ने वैश्वीकरण की नीति को कब अपनाया। तो 1991 में इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपना लिया। यूएनओ ने किस दिनांक को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसमें हो जाएगा आपके 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की यूएनओ द्वारा घोषणा करी गई। फिर हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है, तो इसके संबंध में बड़ा प्रश्न कि उसके लाभ उसकी हानियों से बन सकता है। तो वैश्वीकरण के लाभ से संबंध में हम आपको पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट बताएंगे जिसकी मदद से आप अच्छे से एक निबंधात्मक प्रश्न को मेंटेन करते हुए अच्छे शब्दों में लिख पाओगे। विश्व परिवार की भावना का विकास, वर्ल्ड फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होगा, वैश्वीकरण का लाभ है ये। विश्व को परिवार की भावना से इसका विकास होगा, भावना का। फिर इसमें सेंस ऑफ कंपटीशन यानी प्रतियोगिता की भावना भी डेवलप होगी। किसी भी कार्य को करने के लिए जब प्रतियोगिता करके कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो और बेटर करने का प्रयास करता है अपने प्रतिद्वंदी से। इस प्रकार वैश्वीकरण में एक देश दूसरे देश की प्रतियोगिता करते हुए अपने विकास क्षेत्र को, अपने हर उस ऊंचाई को छूने के लिए दूसरे देश के कंपटीशन में अच्छे से बढ़ पाएगा बजाय बिना कंपटीशन। शैक्षिक आदान प्रदान यानी एजुकेशनल गिव एंड टेक, शिक्षा का आदान प्रदान। कई देशों में ऐसी खोजें हो चुकी हैं और कई ऐसे पिछड़े और विकासशील देश हैं जिसमें उन प्रकार के शैक्षिक ज्ञान नॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में खोज नहीं हुई है, तो वह अपने दूसरे देशों से उस शैक्षिक आदान प्रदान यानी शिक्षा ग्रहण करने में भी वैश्वीकरण का लाभ है ये। फिर है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, तो सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए भी वैश्वीकरण का लाभ है। रोजगार के अवसर, जब किसी व्यक्ति के सामने रोजगार के लिए ये एक देश नहीं पूरी दुनिया के दरवाजे खुले होते हैं तो उसके लिए रोजगार जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती हैं, ये भी एक वैश्वीकरण का लाभ है। जनशक्ति की गतिशीलता को बढ़ावा, जनशक्ति की गतिशीलता को बढ़ावा यानी इंकरेजमेंट ऑफ द मोबिलिटी ऑफ मैन पावर। मुक्त व्यापार को बढ़ावा यानी फ्री ट्रेड, कोई व्यापारी कोई बिजनेसमैन अपने व्यापार को जब संपूर्ण विश्व के लिए उसके लिए संपूर्ण विश्व के दरवाजे व्यापार करने के लिए खोल दिए जाते हैं तो उसके व्यापार के लिए उसके पास असीमित बाजार हो जाता है जिससे वो अच्छे से अपना प्रॉफिट कर सकता है। आर्थिक विकास में भी सहायक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है ग्लोबलाइजेशन।
तकनीकी विकास, टेक्निकल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के डेवलपमेंट में भी ग्लोबलाइजेशन का रोल है। सांस्कृतिक सहिष्णुता के विकास में भी यानी कल्चरल टॉलरेंस, सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास ग्लोबलाइजेशन का लाभ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा, इंटरनेशनल टूरिज्म, एक देश में पर्यटन एक तरह से बहुत बड़ा एक इनकम का सोर्स होता है, और जब दूसरे देश के पर्यटक आपके देश में घूमने आते हैं तो आपके देश के हजारों युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिलता है और इनकम होती है देश को पर्यटन विभाग से। उस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है वैश्वीकरण से। और वैश्विक जनसंचार यानी ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी के द्वारा संभव हुआ है। तो इतने सारे इसके लाभ हैं, तो इसके दोष और हानियाँ भी बड़े स्तर की है वैश्वीकरण की। तो इसमें हानियाँ हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आ जाती है, कल्चरल वैल्यूज़ में गिरावट आ जाती है, प्रतिभा का पलायन, यानी एक टैलेंटेड व्यक्ति हैं जो वो अपने लिए व्यवसाय ढूंढने में दूसरे अन्य देशों की कंपनियों में अपने बिजनेस को, अपने ब्रेन पावर को, अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को अच्छी इनकम के लिए जा सकता है या आपका देश छोड़कर दूसरे देश में, क्योंकि उसके सामने संपूर्ण विश्व में दरवाजे खुले हैं वैश्वीकरण के चलते। तो आपके देश की प्रतिभा का पलायन हो जाता है वैश्वीकरण के चलते। महंगी शिक्षा, एक्सपेंसिव एजुकेशन, शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो यहाँ पर शिक्षा क्या होती है, एक्सपेंसिव होने लगी है वैश्वीकरण के थ्रू। अध्यापक एवं विद्यार्थी के बीच दूरी भी बढ़ने लगी है, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम आए हैं जैसे ही वैश्वीकरण के दौरान, तो अध्यापक और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की दूरी बढ़ी है। अपने देश की बात की जाए तो इसमें हिंदी भाषा की उपेक्षा करी गई है, नेग्लिजेंस ऑफ हिंदी। फिर समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है वैश्वीकरण के चलते। ये इसकी कुछ हानियां हैं, दोष हैं। धन का असमान वितरण, जो पहले से विकसित कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके औद्योगिकरण में वैश्वीकरण का फायदा उठाते हुए अपने पास धन का एक तरह से असमान वितरण को दर्शाते हैं। धन का असमान वितरण होता है ग्लोबलाइजेशन में। और इसमें विकसित और विकासशील, डेवलप्ड एंड विकसित और विकासशील देशों की आय में अंतर हो जाता है, मूल्य में गिरावट आ जाती है। इस प्रकार ये उसके दोष हैं। अब भारत में वैश्वीकरण से उत्पन्न कुछ चुनौतियां हैं। भारत में ग्लोबलाइजेशन से उत्पन्न कुछ चुनौतियां हैं, जैसे सांस्कृतिक मूल्यों का हनन, डेटराइजेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, कुटीर उद्योगों पर संकट आ गया, जो छोटे उद्योग थे वो नष्ट होने की कगार पर हैं। डेंजर ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज, यहाँ से बड़े प्रश्न आने की खुली संभावना है दोस्तों, इनको रट के चले जाना पॉइंट को। परंपरागत कार्यों पर संकट, जो आपके इंडिया के जो परंपरा से चले आ रहे कार्य थे, परंपराएं थी, वो कार्यों पर संकट आ गया ग्लोबलाइजेशन के चलते। वैश्वीकरण का लाभ विकसित राष्ट्रों को होता है, ये भी भारत में एक चुनौती है, क्योंकि भारत खुद विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। सामान्य जन की उपेक्षा करी जाती है, इसमें कॉमन मैन का इंडिफरेंस किया जाता है, सामान्य जन की उपेक्षा की जाती है। ये पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, इंक्रीज इन कैपिटलिज्म, तो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार एक तरह से ये भारत के लिए वैश्वीकरण चुनौतियां पैदा कर रहा है। फिर आपके इसमें वैश्वीकरण की कुछ मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, ये प्रश्न है। वैश्वीकरण की मुख्य प्रक्रिया के संबंध में ये प्रश्न है। तो वैश्वीकरण की मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं हैं। पहली, रोजगार के लिए राज्य या राष्ट्र की सीमा को लांघना। दूसरी, उत्पादन प्रक्रिया का विखंडन और उसका प्रत्येक खंड अलग अलग देशों में होना। तीसरी, उत्पादित वस्तुओं की वैश्विक स्तर पर बिक्री। यह वैश्वीकरण की प्रक्रियाएं हैं। फिर वैश्वीकरण के वर्तमान दौर को उत्पन्न करने में किन किन घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो वैश्वीकरण के वर्तमान दौर को उत्पन्न करने में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके पश्चात की परिस्थितियाँ, मुख्यतः विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति, मुक्त व्यापार, निष्पक्ष व्यापार आदि का विशेष योगदान रहा है, जिसके चलते वैश्वीकरण का दौर आया। वैश्वीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है, डीएलएड 2017 में प्रश्न ये आ चुका है। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का
इनके मध्य प्रवाह हो सके, अर्थात राष्ट्रीय घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना ही वैश्वीकरण है दोस्तों। जो घरेलू राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसका विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का प्रधान आधार क्या है? तो आर्थिक प्रवाह। आर्थिक प्रवाह ही वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का प्रधान आधार रहा है। फिर भारत ने वैश्वीकरण को किस प्रकार अपनाया? तो भारत ने वैश्वीकरण को संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों, अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण से चरणबद्ध तरीके से निकालकर उदारीकृत करने की ओर बढ़ने के माध्यम से अपनाया है। वैश्वीकरण से क्या आशय है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आयाम है, परंतु वैश्वीकरण की कुछ खास विशेषताएं भी हैं जिससे वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को पहचाना जा सकता है। इन विशेषताओं में है विचार, पूंजी, वस्तु, श्रम, तकनीकों के प्रवाह की गति और इनके प्रसार का धरातल वर्तमान वैश्वीकरण को अनूठा बनाती हैं। वैश्वीकरण की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं पूंजी, उत्पाद व श्रमिकों का प्रवाह है। इस प्रकार वैश्वीकरण की कुछ विशेषताएं हो गई। उत्पादन प्रक्रिया का विखंडन किस आधार पर किया जाता है? तो उत्पादन प्रक्रिया का विखंडन किस आधार पर किया जाता है? वर्तमान में कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ता और कुशल श्रम, उद्योगों के अनुकूल नियम कानून, अनुकूल जलवायु, बाजार निकटता आदि के आधार पर उत्पादन की प्रक्रिया का विखंडन किया जाता है। आर्थिक प्रवाह से क्या आशय है? आर्थिक प्रवाह से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आर्थिक प्रवाह से तात्पर्य पूंजी, श्रम व उत्पादित वस्तुओं के परस्पर आदान प्रदान से है। पूंजी, श्रम, उत्पादित वस्तुओं के परस्पर आदान प्रदान से है। वैश्वीकरण को हम किन प्रक्रियाओं के रूप में देख सकते हैं? तो वैश्वीकरण को हम विश्व ग्राम वर्ल्ड विलेज की संकल्पना यानी विश्व एकमतता अथवा सहमति, नए अंतर संबंधों का विकास, किसी भी समाज पर भौगोलिक दबाव की समाप्ति, आधुनिकीकरण का नया विस्तार आदि अनेक प्रक्रियाओं के रूप में देख सकते हैं। फिर है वर्तमान में वैश्वीकरण का महत्व किन आधारों पर ज्यादा बढ़ गया है? वर्तमान में वैश्वीकरण का महत्व किन आधारों पर ज्यादा बढ़ गया है? तो वर्तमान में वैश्वीकरण का महत्व निम्न आधारों पर ज्यादा बढ़ गया है, यानी विश्व नागरिकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली समस्याओं का समाधान, राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात, संचार साधनों का विकास। वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व जैसे आयात शुल्क घटाना, आयात प्रतिबंध ढीले करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना, विदेशी प्रौद्योगिकी करारों को प्रोत्साहन। फिर है वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों हुई भाई, क्या जरूरत पड़ी वैश्वीकरण की? तो द्रुत गति से होते हुए तकनीकी विकास के कारण प्रगति के लिए वैश्वीकरण अपरिहार्य हो गया। विश्व के एक होने की भावना के चलते पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, विश्व में शांति एवं सुरक्षा की समस्या एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसी वैश्विक समस्याओं को सबकी साझी समस्या समझा जाने लगा तथा इस हेतु परस्पर सहयोग से समाधान खोजने के प्रयास किए जाने लगे। इस कारण वैश्वीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। वैश्वीकरण के मुख्य उद्देश्य पूछे तो विश्व समुदाय का एकीकरण और वैश्विक पूंजीवाद को बढ़ावा देना हो जाएगा। वैश्वीकरण से सभी को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो वैश्वीकरण के ढांचे के अंतर्गत एक ही प्रारूप को सभी छोटे बड़े एवं अमीर गरीब राष्ट्रों पर थोप दिया गया, अतः सभी प्रकार के लोग एवं समाज इस प्रक्रिया के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। फलतः वैश्वीकरण की संरचनात्मक व्यवस्था एवं प्रक्रिया ऐसी है कि जिससे सभी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारत में वैश्वीकरण के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो सांस्कृतिक मूल्यों का हनन है, कुटीर उद्योगों पर संकट है, परंपरागत कार्य पर संकट है, सामान्य जन की उपेक्षा है, पूंजीवाद को बढ़ावा है, ये भारत के लिए चुनौतियां हैं। फिर वैश्वीकरण से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में क्या परिवर्तन हुए हैं? बिजनेस कोर्स में तो वैश्वीकरण के पहले आमतौर पर कला, वाणिज्य, विज्ञान जैसे विषयों और चिकित्सा, इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन आज होटल प्रबंधन, सेल्स एवं मार्केटिंग, अस्पताल प्रबंधन, दुभाषिया, फोटोग्राफी, मॉडलिंग, पर्यटन आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अपनाया जा रहा है। फिर वैश्वीकरण के फलस्वरूप शिक्षा के स्वरूप में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं? तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप शिक्षा में जो चेंजेज आए हैं उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न आ सकता है।
क्योंकि हम वैश्वीकरण और शिक्षा के दोनों के कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण के युग में शिक्षा का स्वरूप आर्थिक हो गया है। अब शिक्षा आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके कारण शिक्षा एक तरह से आर्थिक व्यवस्था का प्रतिफल बन गई है। ऐसे में सारे बच्चे समान शिक्षा प्राप्त न करके अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इससे शिक्षा के माध्यम से समान नागरिक तैयार करने की राष्ट्र राज्यों की योजना विफल हो रही है। इसे सामाजिक आर्थिक अंतर का दृष्टिकोण विकसित करने में शिक्षा का स्वरूप सहायक की भूमिका निभा रहा है। राज्यों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, जन सेवाओं के आधुनिकीकरण की आकांक्षाओं एवं बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबाव ने विश्व में शिक्षण संस्थाओं की अर्थव्यवस्था उस रूप में स्थापित की है जैसे कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी वैश्विक संस्थाएं करना चाहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का भारत जैसे राष्ट्र राज्यों पर लगातार दबाव रहता है कि शासन अपने खर्च में कटौती करे। इसका सीधा प्रभाव राज्य की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च की कटौती के कारण शैक्षिक स्तर पर सुधारों को शासन द्वारा अनदेखी से भी शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शिक्षा के निजीकरण के प्रभाव ने शैक्षिक असमानता में वृद्धि करी है। आज का ये वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छा लगे तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, आबाद।